तो देखिए सर, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टॉप एंड वेट एआरक्यू क्या होता है। बेसिकली स्टॉप एंड वेट के साथ फ़ैमिलियर हम पहले ही हो चुके हैं सर। हम लोग फ्लो कंट्रोल देख चुके हैं, ठीक है? और फ्लो कंट्रोल के अंदर हम लोग यही देखे हैं कि स्टॉप एंड वेट एक प्रोटोकॉल होता है सर, ठीक है? एक प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पे एक मैकेनिज़्म चलता है कि रिलायबल डेटा ट्रांसफर के ऊपर जहाँ पे फोकस किया जाता है। एक सेंडर एंड रहता है, एक रिसीवर एंड रहता है, ठीक है? सेंडर एंड से डेटा पैकेट हम लोग रिसीवर एंड तक भेजते हैं। अब भेजने के बाद रिसीवर एंड क्या करता है? एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है? एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है उस कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा पैकेट के ऊपर कि हाँ, हमने ठीक से डेटा पैकेट रिसीव किया है। आप सेकंड डेटा पैकेट भेज सकते हैं। देन सेंडर से सेकंड डेटा पैकेट भेजता है, ठीक है? मतलब एक रिलायबल डेटा ट्रांसफर हो रहा है सर। एक पैकेट गया, एक्नॉलेजमेंट आया, देन फिर से एक और पैकेट गया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थे, फ्लो कंट्रोल के अंदर हम लोग स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को एकदम अच्छे से पढ़े थे, ठीक है? वही पूरा प्रोसीड्योर चलता है सर। तो फिर हम लोगों को ये एक्स्ट्रा एआरक्यू की ज़रूरत क्यों हुई? ठीक है? मतलब एक स्टॉप एंड वेट एआरक्यू एक अलग प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों हुई? हाँ, हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि एआरक्यू की ज़रूरत क्यों हुई? स्टॉप एंड वेट हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है? ठीक है? तो फिर देखिए, बेसिकली क्या होता है, हम लोग स्टॉप एंड वेट के कुछ डिसएडवांटेज होता है, ठीक है? कुछ डिसएडवांटेज, ठीक है? कुछ डिसएडवांटेज होता है। अब देखिए, ये जो डिसएडवांटेज है मतलब कि एक सेंडर एंड से डेटा जा रहा है रिसीवर एंड तक, फाइन। अब एक्नॉलेजमेंट आया फिर से डेटा पैकेट गया, एक्नॉलेजमेंट आया। बट मिडिल में अगर कोई डेटा पैकेट लॉस हो गया, वह नेटवर्क के अंदर डेटा पैकेट गुम गया, रिसीवर एंड तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है? तो फिर क्या होगा? या कोई एक्नॉलेजमेंट डेटा पैकेट रिसीवर एंड को रिसीव हो गया, देन रिसीवर एंड से कोई एक्नॉलेजमेंट सेंडर एंड तक आ रहा है, ठीक है? उस टाइम पे एक्नॉलेजमेंट भी फेल हो गया, एक्नॉलेजमेंट भी फेल हो गया। तो फिर उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? तो यही सब के लिए एक एडवांस मैकेनिज्म चाहिए। हम लोगों को एरर कंट्रोल भी चाहिए और फ्लो कंट्रोल भी चाहिए, ठीक है? तो इसी के कारण से हम लोग बेसिकली स्टॉप एंड वेट एआरक्यू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग स्टॉप एंड वेट एआरक्यू का एक डेफिनेशन देखें, तो फिर stop and wait ARQ is a reliable data transmission protocol in which the sender sends one frame at a time and wait for an acknowledgement from the receiver before sending the next frame. नेक्स्ट फ्रेम भेजने से पहले एक्नॉलेजमेंट सेंडर एंड तक आना ही चाहिए, नहीं तो सेंडर एंड नहीं भेजेगा नेक्स्ट फ्रेम को, ठीक है? इफ एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि डिपेंड ज्यादातर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर ही करता है, ठीक है? अगर स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अंडर में वो एक्नॉलेजमेंट रिसीवर एंड तक नहीं आया, मतलब ये जो एक्नॉलेजमेंट है, ये अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक सेंडर एंड तक नहीं आया, तो फिर द सेंडर रीट्रांसमिट द सेम फ्रेम। मतलब एक रीट्रांसमिशन एक रीट्रांसमिट मैकेनिज्म भी अपने पास मिल जाता है एआरक्यू के वजह से। एआरक्यू का एक फुल फॉर्म होता है, बताएंगे आपको, ठीक है? बताएंगे, थोड़ा धीरज रखिए, बहुत कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो। अब देखिए, दिस मैकेनिज्म प्रोवाइड्स बोथ एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल भी दे दिया कि जैसे करके कोई अगर डेटा एरर आ गया कि पैकेट लॉस हो गया या एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, तो फिर एरर कंट्रोल दे देगा। फ्लो कंट्रोल भी मिल रहा है हम लोगों को कि एक रिलायबली डेटा ट्रांसफर हो रहा है अपना, ठीक है? हाउएवर इट रिजल्ट इन लो चैनल यूटिलाइजेशन, मतलब चैनल का जो यूटिलाइजेशन होगा वो लो हो जाएगा। और इसका कारण क्या है कि हम लोग आइडल टाइम, मतलब आइडल वेटिंग टाइम, अपने पास आइडल वेटिंग टाइम, ठीक है? ड्यू टू आइडल वेटिंग टाइम, ठीक है? तो इतना तक हम लोग थोड़ा-थोड़ा जान चुके हैं। बट एआरक्यू एग्ज़ैक्टली क्या होता है और कैसे करके काम करता है, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है? बेसिकली हम लोग कुछ यूज़ केसेस को कंसीडर करेंगे, जैसे केस स्टडीज़ करेंगे, ठीक है? उससे पहले हम लोगों को 4 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में थोड़ा फ़ैमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है? वो थोड़ा जान लेंगे थोड़ा-सा। इस टर्मिनोलॉजीज़ के साथ मतलब जैसे प्रोपगेशन डिले, आरटीटी, हाँ, देन टाइम आउट, टाइम टू लीव, ये सब कुछ फैक्टर्स है, कुछ-कुछ मैकेनिज़म्स है, कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है? जो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब एआरक्यू देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास फ्रीक्वेंटली आएँगे, ठीक है? तो ये सब अगर नहीं जानेंगे तो फिर वो सारे डेफिनेशंस, वो सारे एक्सप्लेनेशंस समझना दिक्कत हो जाएगा थोड़ा। तो इसीलिए हम लोग पहले थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है? देखिए, अपना जो प्रोपगेशन डिले होता है, वो क्या होता है बेसिकली कि एक पर्टिकुलर टाइम इधर लिखते हैं, ठीक है? द द टाइम
टेकन बाय ए डेटा पैकेट, ठीक है, टू ट्रेवल फिजिकली, टू ट्रेवल फिजिकली फ्रॉम सेंडर एंड टू रिसीवर एंड, रिसीवर ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब हम लोग जब प्रोपोगेशन डिले के बारे में बात करेंगे तब वो क्या फैक्टर होगा सर, कि एक डेटा पैकेट, ए डेटा पैकेट टू ट्रैवल फिजिकली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ओवर ए कम्युनिकेशन मीडियम, एक कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू एक डेटा पैकेट सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक फिजिकली ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। तो फिर प्रोपोगेशन डिले का कैलकुलेट करने का एक फैक्टर भी होता है, जैसे पीडी कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, मतलब अपने नेटवर्क के अंदर जो भी नोड्स रहेंगे उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा, और एक होगा सर प्रोपोगेशन स्पीड, प्रोपोगेशन, एक प्रोपोगेशन स्पीड रहेगा ओ ऑफ सिग्नल, किसका सर, सिग्नल का, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन नोड्स डिवाइडेड बाय प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ सिग्नल, ये अगर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे तो हम लोगों को प्रोपोगेशन डिले मिल जाएगा, ठीक है। यही फैक्टर है सर। तो फिर आरटीटी क्या होता है, ये भी थोड़ा जान लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। आरटीटी बेसिकली राउंड ट्रिप टाइम होता है, ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम, इधर लिखते हुए हैं राउंड ट्रिप टाइम। अब राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, राउंड ट्रिप क्या होता है, ठीक है, ये बेसिकली जानते हैं। राउंड ट्रिप बेसिकली एक डेटा पैकेट गया सर, फिर रिसीवर एंड से एक्नॉलेजमेंट भी सक्सेसफुली आ गया, ये जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, एक सिंगल राउंड ट्रिप है, ये भी एक सिंगल राउंड ट्रिप है, ये भी एक सिंगल राउंड ट्रिप है, ऐसे ही करके कि द टोटल टाइम टेकन फॉर ए डेटा फ्रेम टू रीच रिसीवर, ठीक है, एक डेटा पैकेट कितना टाइम तक रिसीवर एंड तक मतलब जा रहा है वो, उसके साथ हम लोग प्लस कर देंगे किसको, द टाइम टेकन फॉर द एक्नॉलेजमेंट टू रिटर्न टू द सेंडर, मतलब टाइम टेकन फॉर ए डेटा फ्रेम टू रीच रिसीवर, रिसीवर तक आने के लिए टाइम, उसके साथ ऐड कर देंगे द टाइम टेकन फॉर द एक्नॉलेजमेंट टू रिटर्न टू द सेंडर, मतलब रिसीवर एंड से सेंडर तक जो एक्नॉलेजमेंट जाएगा उसका टाइम, और रिसीवर सेंडर एंड से जो रिसीवर एंड तक जो डेटा जाएगा उसका टाइम, डेटा फ्रेम जो जाएगा उसका टाइम। इसका जब एडिशन टोटल कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोल सकते हैं राउंड ट्रिप टाइम, आरटीटी, ठीक है। तो फिर टाइम आउट क्या होता है, टाइम आउट क्या होता है, ठीक है। टाइम आउट देखिए एक मैकेनिज्म, एक फैक्टर है, ठीक है। बेसिकली द मैक्सिमम टाइम द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, एक एक्नॉलेजमेंट के लिए जितना मैक्सिमम टाइम एक सेंडर वेट कर सकता है उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं टाइम आउट, ठीक है, बिफोर रिट्रांसमिटिंग द फ्रेम। मतलब अगर टाइम आउट क्रॉस हो गया, मतलब इफ टाइम आउट एक्सपायर्ड, एक्सपायर होता है बेसिकली, हम लोग सेट करते हैं ना, टाइम आउट एक्सपायर्ड, देन क्या होता है, सेंडर retransmit the same frame once again, वो सेम फ्रेम को एक और बार सेंड कर देता है, ठीक है। तो यही फंडा होता है कि टाइम आउट हम लोगों को इसीलिए जरूरत होती है कि हम लोगों को जब रीट्रांसमिशन परफॉर्म करना पड़ेगा तब हम लोग टाइम आउट को कंसीडर करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको आशा कर रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि क्यों इस टर्मोलॉजीज को जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, टाइम टू लीव एक मैकेनिज्म, ठीक है, एक टाइम पीरियड कि द maximum time a frame is allowed to exist in the network before being discarded to prevent infinite loop,
मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझ में आ रहा है, बट हम जब बताएंगे उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, द मैक्सिमम टाइम ए फ्रेम इज अलाउड टू एग्जिस्ट इन ए नेटवर्क, मतलब बता रहा है कि नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा है कितना टाइम तक अलाउड है, वो टाइम पीरियड को बोलेंगे हम टाइम टू लीव, बिफोर बीइंग डिस्कार्टेड टू प्रिवेंट इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट लूप को ऑक्यूपाई होने नहीं देना है, इसीलिए हम लोग टाइम टू लीव का इस्तेमाल करते हैं। बट टाइम टू लीव कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली हम लोगों का जब डेटा लॉस हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाता है, तो नेटवर्क के अंदर कहाँ रहता है। अब रिसीवर एंड तक अगर हम लोग को एक्नॉलेजमेंट एक सेंडर एंड तक नहीं आया, तो फिर रिसीवर एंड में हम लोग फिर से वो डेटा भेज देंगे, बट रिसीवर एंड को तो वो डेटा फ्रेम, सेम डेटा फ्रेम पहले ही मिल चुका है, तो एक कन्फ्लिक्ट ऑकवर्ड होता है। एक कन्फ्लिक्ट हम लोग दूर करते हैं सीक्वेंस नंबर और टाइम टू लीव के हेल्प से। सीक्वेंस नंबर एक अलग कॉन्सेप्ट, वो भी दिखाएंगे क्या होता है, ठीक है। तो टाइम टू लीव ऐसे यही होता है सर, कि एक नेटवर्क के अंदर कितना टाइम तक वो फ्रेम रह सकता है, इसी के बारे में हम लोग जब जो टाइम पीरियड होगा उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम टू लीव। तो ये चारों मेन टर्मोलॉजीज है, ठीक है, जो बेसिकली हम लोग इधर कवर किए। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, अच्छा, टाइम टू लीव को कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ता है ये भी थोड़ा देखते हैं। मतलब टीटीएल, टीटीएल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू टाइम आउट, ऐसे ही करके, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यही ओवरऑल फंडा होता है। देखिए, टाइम टू लीव को आप और भी अच्छे तरीके से अभी समझ पाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग इधर केस स्टडीज करेंगे, ठीक है, केस स्टडीज, मतलब सिनेरियोस को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से सिनेरियोस ऑक्यूपाई हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अब देखिए, हम लोग सिंपली जानते थे, हम लोगों का जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था, ठीक है, ये हम लोग सिंपली जानते थे कैसे करके काम करता है, कैसे करके काम करता है ओवरऑल हम लोग जानते हैं। तो अभी लेट सपोज 3 कंडीशन बताते हैं, ठीक है, जैसे करके, अच्छा इसके बगल में लिखते हैं, ठीक है सर, सबसे अच्छा होगा। देखिए इसके बगल में लिखते हैं, हाँ, केस 1, केस 1 क्या हो सकता है कि डेटा पैकेट लॉस, मतलब सेंडर एक डेटा रिसीवर एंड को भेजा, बट मिडिल में वो लॉस हो गया, ठीक है, मिडिल में वो लॉस हो गया। मतलब बोलने का मतलब यही है कि लेट सपोज ये अपना सेंडर एंड है और ये रिसीवर एंड है, तो एक डेटा पैकेट जब भेजा इधर ही लॉस हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैसे करके होगा काम, ठीक है। इसको तो हम लोग को रिकवर करना है कि डेटा पैकेट लॉस हो चुका है, तो फिर इसको हम लोग हैंडल करना जानेंगे, हैंडल करता है अपना ARQ, ठीक है। लेट सपोज केस 2 के लिए कंसीडर करते हैं, लेकिन केस 2 में क्या होता है कि कभी कभार एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो सकता है। मतलब लेट सपोज एक डेटा हुआ, सेंडर एंड तक चला, रिसीवर एंड तक चला गया, रिसीवर एंड उसको प्रोसेस करके रिसीव भी कर लिया, एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट कर लिया और एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया, ठीक है। ऐसा एक फुल प्रोसेस हुआ, मतलब एक राउंड ट्रिप हुआ, एक राउंड ट्रिप हुआ, फुल राउंड ट्रिप, सक्सेसफुल राउंड ट्रिप, ठीक है। एक डेटा पैकेट भेजा गया, इस एंड से एक्नॉलेजमेंट जब भेजा गया, बट रास्ते में इन द मिडल ऑफ द नेटवर्क वो एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, उस कंडीशन में भी ARQ अपना हैंडल करता है, ठीक है। अच्छा, केस 3, केस 3, केस 3 में आगे जाने से पहले हम लोग अभी केस 3 में बेसिकली क्या होता है कि कुछ डुप्लीकेशन, जब जो लूपिंग कॉन्सेप्ट था इनफाइनाइट लूप का या फ्रेम डुप्लीकेसी का, ये सारे जो चेक्स होते हैं, ये सारे जो प्रिवेंशंस होते हैं, वो भी प्रोवाइड करता है। वो कैसे करके करता है हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे कि डेटा पैकेट लॉस को कैसे हैंडल करता है और एक्नॉलेजमेंट लॉस को कैसे हैंडल करता है, ठीक है। तो बेसिकली अपना जो ARQ है उसका फुल फॉर्म होता है सर, अपना जो ARQ है उसका फुल फॉर्म होता है कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ARQ का फुल फॉर्म यही होता है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट लॉस हो रहा है, ये जो डेटा लॉस हो रहा है,
इसको हम लोग कैसे करके हैंडल कर सकते हैं, मतलब ये जो एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल हम लोग करेंगे कैसे करके होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, हम लोग का जब डेटा लॉस हो रहा है, ठीक है, हम लोग का जब डेटा लॉस हो रहा है तो रिसीवर एंड तक तो पहुंचा ही नहीं। हम लोग बेसिकली एक जो टाइम आउट अपना होता है, टाइम आउट, उसका इस्तेमाल करते हैं कि सेंडर एंड में पहले एक टाइम आउट पीरियड दे देते हैं, ठीक है, टाइम आउट पीरियड, ठीक है। देखिए सर, अभी ये जो टाइम आउट पीरियड है ये बेसिकली टाइम आउट है, लेट्स सपोज टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। अब डेटा सेंड किया गया सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक, बट मिडिल में लॉस हो गया, ठीक है, समझ सकते हैं दुख को, मिडिल में लॉस हो गया। बट ये जो टाइम आउट है ये फिर से रीट्रांसमिशन मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगा। कैसे करके? रीट्रांसमिशन क्या होता है कि एक प्रकार का मैकेनिज्म कि जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर रीच हो गया अपना सिस्टम, ठीक है, तो फिर वो सेम टास्क फिर से रिपीट होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग रीट्रांसमिशन। इधर टास्क का मतलब है वो डेटा, वो एक्नॉलेजमेंट फिर से भेजा जाएगा, यही बात है और कुछ नहीं, यही होता है रीट्रांसमिशन, ठीक है। तो डेटा लॉस हो गया, पर्टिकुलर टाइम 1 तक रीच कर गया, ठीक है, तो फिर सेंडर एंड सोचेगा, सेंडर एंड एज्यूम्ड, सेंडर एंड अपना क्या सोचेगा, अपना सेंडर एंड सोचेगा कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है अभी तक, मतलब ठीक ठाक डेटा सेंड नहीं हुआ है या मिडिल में एक्नॉलेजमेंट लॉस हो चुका है। तो अभी ये क्या करेगा कि फिर से उस टाइम आउट के बाद से, लेट्स सपोज टाइम आउट हुआ है 5 सेकंड के बाद, मतलब उस 5 सेकंड के बाद से 5 सेकंड पॉइंट कुछ एक डिफरेंस तो आएगा ही, हाँ, हम लोग 5 सेकंड से ही पकड़ रहे हैं, 5 सेकंड से वो डेटा फिर से रिट्रांसमिट हो जाएगा। ये वाला रीट्रांसमिट वाला डेटा है, लेट्स सपोज, ठीक है, रीट्रांसमिट वाला डेटा, डेटा फिर से रिट्रांसमिट हो जाएगा। अब एक्नॉलेजमेंट सेंडर एंड तक आ चुका है, ठीक है, इस वाले डेटा भेजने से एक्नॉलेजमेंट सेंडर एंड तक आ चुका है 10 सेकंड में, ठीक है, लेट्स सपोज 10 सेकंड में। तो फिर एक फुल राउंड ट्रिप तैयार हो गया अपने पास, मतलब फर्स्ट डेटा पैकेट चला गया। लेट्स सपोज अब अगर हम लोग डेटा पैकेट 2 को भेज रहे हैं, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट 2 को रिसीव करना है। अब एक्नॉलेजमेंट लॉस को हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, डेटा पैकेट 2 को हम लोग रिसीवर एंड में सेंड किए, करने के बाद एक्नॉलेजमेंट आया, एक्नॉलेजमेंट आते-आते मिडिल में नेटवर्क में वो गुम हो गया, मतलब एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया। तब भी सेम मैकेनिज्म चलेगा, तब भी अपना जो टाइम आउट है उसी को कंसीडर किया जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट उस टाइम पीरियड के अंदर अगर नहीं आया तो फिर हम लोग सेंडर एंड को कंसीडर करवाएंगे कि डेटा को आपको फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, ठीक है, डेटा को आपको फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, यही कंसीडर करवाना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर से ये डेटा कुछ भी करके एक बार सेंड हो जाएगा, देन एक्नॉलेजमेंट इधर रिसीव हो जाएगा, ऐसे करके एक टाइम पीरियड के बाद से। ये लेट्स सपोज अपना टाइम पीरियड है टाइम 4, ठीक है। तो ऐसे ही करके ओवरऑल अपना रीट्रांसमिशन प्रोसेस काम करता है कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आउट के डिटेल्स के अकॉर्डिंग और डेटा और एक्नॉलेजमेंट लॉस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कि अपना जो केस 3 था और केस 4 था, 4 भी एक होगा मे बी। तो केस 3 क्या होगा कि सब कुछ ठीक है सर, अपना डेटा लॉस हो रहा है तो ऐसे करके रीट्रांसमिशन प्रोसेस से हम लोग उसको रिकवर कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस हो रहा है तो फिर एक्नॉलेजमेंट को भी हम लोग रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर ये जो काम हुआ, एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ, मतलब ए वाला जो सिनेरियो आप लोगों को पर्टिकुलरली अपने आप को जो दिखाया आप लोगों को, ठीक है, ए वाले सिनेरियो को कंसीडर कीजिए, इस वाले सिनेरियो, मतलब टाइम आउट 3 के लिए जब हो रहा था, एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ फाइन, तो फिर क्या होगा, अपना जो रिसीवर एंड होगा, सेंडर एंड होगा, वो फिर से डेटा 2 को ही भेजेगा सेंडर एंड में, ठीक है। तो फिर सेंडर एंड में डेटा 2 को ही भेजेगा, भेजने के बाद क्या होगा कि भेजने के बाद वो सेम फ्रेम, मतलब सेंडर एंड में, सेंडर एंड है, ठीक है, इसको थोड़ा समझिए, रिसीवर एंड है, ठीक है, अब सेंडर एंड है एक रिसीवर एंड, सेंडर एंड है एक रिसीवर, सॉरी, एक डेटा भेजा गया, एक्नॉलेजमेंट आते आते लॉस हो गया, ठीक है। तो सेंडर एंड के टाइम पर्टिकुलर एक टाइम आउट पीरियड के बाद, टाइम आउट पीरियड के बाद फिर से वो डेटा रीट्रांसमिट होगा, वो सेम डेटा रीट्रांसमिट होगा, ठीक है। बट रिसीवर एंड में ये डेटा
पहले एक बार आया है, फिर से एक बार आया है, मतलब जो फ्रेम होगा अपना, बेसिकली हम लोग फ्रेम 1 बोलते हैं, ए F1 है, ए भी अपना F1 है, तो फिर F1 2 बार आ जाएगा ना, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और टाइम आउट जो होता है अपना, वो अपना बेसिकली इनफाइनाइट लूपिंग को हैंडल करता है कि टाइम आउट अगर नहीं रहता तो फिर सेंडर एंड वेट करते रहता एक्नॉलेजमेंट के लिए, नहीं तो रिसीवर एंड वेट करते रहता डेटा के लिए, ठीक है, यही बात है। तो फिर हम लोग अभी इधर क्या देखे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑकवर्ड हुआ है, मतलब दो सेम फ्रेम ऑकवर्ड हुआ है रिसीवर एंड में, तो इसको हम लोग कैसे करके डिनाई कर देंगे, या रिसीवर एंड को कैसे हम लोग बताएंगे या समझाएंगे कि अच्छा अच्छा गलती हुआ है, हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था, इसीलिए सेम फ्रेम आपको दूसरी बार भेजे हैं, अगर आपको ए नहीं चाहिए तो फिर आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग सीक्वेंस नंबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम लोग बेसिकली जो देखे भी थे सीक्वेंस नंबर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम लोग 0 और 1 इन दोनों में से कोई सीक्वेंस नंबर सेट करते हैं कि हम लोगों के पास लेट्स सपोज डेटा भेज रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर एंड, सेंडर एंड और रिसीवर एंड, इधर से हम लोग डेटा भेजें, ठीक है, मतलब अपना फ्रेम वन के साथ साथ हम लोग इधर इसका एक सीक्वेंस नंबर देंगे, मतलब ये जो सीक्वेंस जा रहा है 0 सीक्वेंस जा रहा है। अब जो ए एक्नॉलेजमेंट आएगा इस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, मतलब F1 के लिए एक्नॉलेजमेंट आएगा और 0 सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है। देन इधर एक डेटा आया, ए फ्रेम 2 है और इधर 1 सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट है, और इधर से जो एक्नॉलेजमेंट आएगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट आएगा वो एक फ्रेम 2 है के लिए है और 1 सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, यही बात है। फिर से हम लोग वही 0 को इस्तेमाल करेंगे कि डेटा गया फ्रेम 3 के लिए 0 सीक्वेंस, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम 3 के लिए 0 सीक्वेंस, ऐसे करके ओवरऑल होगा। अब इस सीक्वेंस नंबर देने का फायदा क्या हुआ, देखिए ड्रॉ डाउन करते हैं, क्योंकि डिस्कशन से ज्यादा डेमोस्ट्रेशन अच्छा होता है, ठीक है। तो इधर अगर सेंडर एंड एक सेंड किया एक डेटा, ठीक है, अब अब लेट सपोज F4 1 हुआ, ठीक है, F4 1 हुआ, देन एक एक्नॉलेजमेंट आया, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आया, किसके लिए भेजा है, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम 4 1 सीक्वेंस नंबर के लिए, बट ये तो लॉस हो गया, तो अपना जो सेंडर एंड होगा वो फिर से सेम डेटा को रिट्रांसमिट करेगा, डेटा फ्रेम 4 1, ठीक है। अब देखेगा इधर एक्नॉलेजमेंट में जाके बोलेगा कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट है हमने तो पहले ही भेज दिया है, तो फिर ठीक से तो फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो फिर ये जो डेटा गया है उसको कंसीडर नहीं करेगा, ये डेटा पैकेट को ड्रॉप कर देगा, ड्रॉप दिस डुप्लीकेट पैकेट एंड retransmit the corresponding acknowledgement, मतलब फिर से वो एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा जो एक्नॉलेजमेंट लॉस हो चुका है। तो सीक्वेंस नंबर ऐसे ही करके हेल्प कर दे रहा है कि हम लोग कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑकवर्ड नहीं होगा अपने साथ, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ऑकवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे करके हम लोग डुप्लीकेट फ्रेम भी हैंडल कर सकते हैं, ऐसे ही करके ओवरऑल डुप्लीकेट फ्रेम भी हैंडल होता है। तो और कुछ नहीं है सर, यही ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग लेना ही सबसे बड़ी बात थी सर, ठीक है। देखिए डेफिनेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए तो फिर आप कथा है सर लिख सकते हैं। तो समझने के लिए इतना कुछ था सर, और कुछ नहीं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। और केस 3 किसके लिए होगा, केस 3 होगा कि हैंडल इनफाइनाइट लूप्स एंड डुप्लीकेट फ्रेम्स। कैसे करके होता है कि सीक्वेंस नंबर और टाइम आउट के हेल्प से। टाइम आउट कैसे हेल्प करता है कि सेंडर एंड और रिसीवर एंड को किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए, टाइम आउट रहेगा जिसके अंदर अगर सब कुछ नहीं हुआ फिर से रिट्रांसमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, यही बात है। तो और कुछ नहीं है सर, इतना ही था। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।